वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं दूसरा अध्याय जिसका नाम है अम्ल, अक्षारक और लवण। अम्ल को हम इंग्लिश में नाम क्या देते हैं? एसिड्स। अक्षारक आपके पास होते हैं बेसिस और लवण का मतलब आपके पास क्या होता है? सॉल्ट्स। तो आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, अक्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। आप कुछ भोजन को खाते हो तो वो खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, जैसे नींबू खट्टा है, और अगर आप करेला लेते हो तो वो कैसा होता है? कड़वा। तो जो उनका स्वाद है वो स्वाद किसके कारण है? उनमें जो एसिड और बेस विद्यमान है, मीन्स जो उनके अंदर अम्ल और अक्षारक उपस्थित है, उसी की वजह से उनका कैसा स्वाद है? खट्टा और कड़वा। इसका मतलब जो खट्टा स्वाद है वो किसको बताता है? अम्ल को। और जो कड़वा स्वाद है वो किसको बताता है? बेस को, मीन्स अक्षारक को। आपने कई बार सुना होगा घर में कोई अगर ज़्यादा खाना खा लेता है, मीन्स अगर ओवर ईटिंग कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके पेट में एसिडिटी हो जाती है, खट्टी खट्टी डकारें आना स्टार्ट हो जाती है। तो हम में से ही कोई घर का मेंबर उसको सुझाव देता है कि बेकिंग सोडा का विलयन, मतलब पानी के अंदर उसका घोल बनाकर पी लेना चाहिए। अब जो हमने कहा कि उसको बेकिंग सोडे का घोल या विलयन पी लेना चाहिए, वो क्यों कहा? क्या सोचकर कहते हैं वो? हमें पता है जो बेकिंग सोडा है उसका कैसा गुण है? वो अक्षारक है, मतलब बेसिक इन नेचर है। और जो हमारे पेट में एसिडिटी हुई, अम्लता हुई, वो किसकी वजह से थी? पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल के बनने की वजह से। अब एसिड और बेकिंग सोडा कैसा है? बेस। दोनों आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? समाप्त। जिसकी वजह से जो पेट में एसिड बन गया था और एसिड की वजह से क्या हो गई थी? अम्लता। उस अम्लता को खत्म करने के लिए हमने क्या लिया? बेस को, अक्षारक को। अब हम एक एक करके बात करेंगे, पहले एसिड की, फिर बात करेंगे बेस की, और लास्ट में लेकर चलेंगे लवण को। तो अगर हम अम्ल की बात करें तो जो अम्ल होंगे वो स्वाद में खट्टे होंगे, नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देंगे। कुछ मैंने यहाँ उदाहरण दिए हैं, जैसे सिट्रिक एसिटिक एसिड है आपके पास, यानी कि एसिटिक अम्ल है सिरके में, नींबू में, संतरे में, या फिर कोई भी खट्टा अगर आपके पास फल है तो उसके अंदर मिलेगा सिट्रिक अम्ल। इमली में आपको मिलता है टार्ट्रिक अम्ल। दही यानी कि जो खट्टा दूध हो जाता है उसके अंदर लैक्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। चींटी का डंक है, नेटल पौधे का डंक है, या फिर मधुमक्खी का डंक है, तो उनके अंदर क्या मिलता है? मेथेनोइक अम्ल, यानी कि मिथेनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। अगर आप इसको इंग्लिश में याद करो, ऑक्सैलिक दिस इज लैक्टिक, दिस इज टार्टेरिक, सिट्रिक, एंड दिस इज एसिटिक। और सबके पीछे आपने क्या लगा देना है? एसिड, एंड दिस वन इज मेथेनोइक। तो इस तरह से हम हर एक एसिड को चख के तो देख नहीं सकते। जैसे चींटी का, नेटल पौधे का, या फिर मधुमक्खी का अगर डंक लग जाता है तो वहां पर हमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। अब जो वो दर्द है वो किसकी वजह से है? क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर किसको डाल देते हैं? मेथेनोइक अम्ल को। तो आपने कई बार देखा होगा कि उस पर कहा जाता है मीठे सोडे को रगड़ लेना चाहिए। जहां पर भी ये तीनों चीज़ें काटें वहां पर हमें क्या करना चाहिए? मीठे सोडे से रगड़ना चाहिए। फिर वही बात आ जाएगी कि यहाँ पर ये कैसा है? अम्ल है। और जो हमने यूज़ किया मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा, वो क्या है? NaHCO3, मतलब कि उसका नेचर कैसा है? अक्षारक। तो जो बेस है वो किसको? अम्ल को क्या कर देगा? खत्म। एक दूसरे से मिलकर जो उनके गुण हैं वो क्या हो जाएंगे? खत्म। जिसकी वजह से जो चींटी का डंक या नेटल पौधे के डंक या मधुमक्खी के डंक की वजह से दर्द है वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है? खत्म। अब जैसे मैं बात कर रही थी कि हर एक एसिड को आप चख के तो देख नहीं सकते, इसका मतलब आपको लेबोरेटरी के अंदर कुछ टेस्ट करके ही पता लगाना होगा कि कौन सा हमारे पास एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। क्योंकि हर एक एसिड या अक्षारक को अगर आप चख कर देखने लगे तो वो हमारे लिए कैसा हो सकता है? हानिकारक।
तो अब हम बात करते हैं एसिड्स को समझने के लिए उसके कुछ रासायनिक गुणधर्मों की। जो भी बताया कि ये खट्टे हैं, ब्लू लिटमस को लाल में बदल देते हैं, तो ये भी क्या है, इसके एक रासायनिक गुणधर्म है। तीसरा हम क्या देखते हैं कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो किसको बाहर निकालता है, हाइड्रोजन गैस को। जैसे अगर मैं बात करूं जिंक की और उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दूं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ, तो यहाँ से क्या बन जाता है, हमारे पास जिंक का सल्फेट बन जाता है और H2 किसके रूप में बाहर निकल जाती है, गैस के रूप में। अगर मैं इस अभिक्रिया को लेबोरेटरी के अंदर करूँ, प्रयोगशाला में करूँ, तो हमने क्या लिया, यहाँ पर एक इस तरह से कॉनिकल फ्लास्क ले ली, शंकुधारी फ्लास्क ली हमने, उसके अंदर कोर्क को फिट किया और कोर्क के अंदर हमने किसको फिट किया, प्रवाह नली को। एक दूसरा हमने यहाँ पर बर्तन लिया जिसके अंदर हमने क्या भर के रखा, साबुन का विलयन। अब साबुन के विलयन में और इस जो आपने ये शंकुधारी फ्लास्क ली, इसके अंदर आपने क्या लिया, दानेदार जिंक, और उसके अंदर क्या डाल दिया, तनु H2SO4 यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो अभिक्रिया होगी, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और जो गैस बनी हाइड्रोजन गैस वो इस प्रवाह नली के माध्यम से कहाँ आ जाएगी, साबुन के घोल में। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्या बनने शुरू हो जाएंगे, बुलबुले। अब जैसे ही आप जलती हुई मोमबत्ती को यहाँ पर लेकर आओगे तो जो ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं वो फटफट की आवाज करके जलना शुरू कर देंगे। और इसीलिए जो ये हमने प्रक्रिया की, इसका नाम क्या है, पोप साउंड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पर कैसी आवाज आ रही है, फटफट की। जैसे पॉपकॉर्न्स, आपने मक्का को देखा है, मक्के के दाने को जब गर्म तवे पर डाला जाता है तो वो ऐसे ही फटफट की आवाज के साथ उछलता है और पकता है। इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा, पोप साउंड एक्सपेरिमेंट। अब इस अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं कि जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और साथ में क्या बनता है आपके पास, जिंक सल्फेट, मतलब कि आपके पास ये क्या बना, एक लवण। इस अभिक्रिया को हम और भी कैसे लिख सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो क्या निकालती है वहाँ से, हाइड्रोजन गैस को, और वहाँ पर एक यौगिक भी बनता है, और जो वो यौगिक बनता है वो क्या कहलाता है, लवण। तो हम इसको लिख सकते हैं, धातु और अम्ल हमें क्या देंगे, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और लवण हमारे पास क्या है, एक तरह का यौगिक जो किसकी अभिक्रिया से बना, धातु की अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ। आप इस तरह की अभिक्रियाएं और भी देख सकते हैं, जैसे जैसे हमने लिया मैग्नीशियम, वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और क्या बना रहा है, लवण। और वो लवण कौन सा बना, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। अगर हम इस अभिक्रिया को अपने दिमाग में रखते हैं तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे कि जितने भी खट्टे खाने का सामान है, जैसे दही है या कुछ भी खट्टा है, जैसे विनेगर हो गया आपके पास, नींबू का जूस हो गया, ऑरेंज का जूस हो गया, उसको हम कभी भी मेटल के यानी कि धातु के बर्तन में नहीं रखते। तो उसके पीछे यही रीज़न रहेगी, कारण क्या रहेगा कि जितने भी धातु हैं, मेटल हैं, वो अम्ल के साथ क्या कर जाते हैं, अभिक्रिया। और अभी मैंने आपको बताया था जितने भी खट्टे खाने की चीज़ें हैं, वो विनेगर है, नींबू का जूस है या संतरे का जूस है, उन सब के अंदर क्या होता है, अम्ल। वो अम्ल उस धातु के साथ अभिक्रिया कर जाएगा जिस धातु के बर्तन के अंदर हमने उसको रखा है, जिसकी वजह से वो खाने योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो कैसा बन जाएगा, जहरीला। तो इसका उत्तर हमारे पास यही होगा कि खट्टे खाद्य पदार्थों में अम्ल होता है जो धातु के साथ अभिक्रिया करके खाद्य पदार्थों को जहरीला बना देता है, जिससे वो खाने योग्य नहीं रहते। अब हम दूसरा गुणधर्म करेंगे। 3 हम पहले ही कर चुके हैं कि खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं, और तीसरा भी हमने कहा था कि धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस और लवण। अगला हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी यानी कि गुण क्या आता है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं।
अब वो कैसे अभिक्रिया करते हैं, अगर हम इसको एक लाइन में लिखें तो हम लिखेंगे धातु कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, अम्ल के साथ, और आपको क्या देंगे, लवण, साथ में क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। जैसे अगर हम किसी भी धातु के कार्बोनेट का उदाहरण लें, जैसे मैंने लिया Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसकी मैंने अभिक्रिया किसके साथ करवाई, अम्ल के साथ, और अम्ल मैंने यहाँ पर कौन सा ले लिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन आपस में जुड़ेगा और क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर 2 सोडियम है तो 2 ही क्लोरीन चाहिए, क्योंकि हमें संतुलित करनी है अभिक्रिया, तो आपके पास यहाँ से 2 आ जाएगा। साथ में यहाँ से एक ऑक्सीजन H के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2O जल। बचा क्या, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, जो किसके रूप में बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रयोग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसको किस में से पास करके देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल में से। अगर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल को कैसा कर देगा, दूधिया रंग का, मतलब सफ़ेद रंग का, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर निकल रही है। अगर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल को सफ़ेद रंग में नहीं बदलता, तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रयोग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित नहीं हो रही। अब हम इसको प्रयोगशाला में कैसे करके देखेंगे। हमने क्या ली, एक बड़े आकार की परख नली, और उस परख नली के अंदर हमने किसको भर लिया, सोडियम कार्बोनेट, और उसके अंदर क्या डाल लिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने डाला वो किसके सहायता से डाला, थीसल कीप की सहायता से, जो इस कॉर्क के अंदर, रबड़ की एक कॉर्क है उसके अंदर क्या है, फिट है। साथ में हमने यहाँ पर क्या ली, एक निकास नली, जो कॉर्क के माध्यम से ही कहाँ जा रही है, एक दूसरी परख नली में, जिसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है, चूने का पानी, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल या विलयन। अब जैसे ही Na2CO3 और HCl आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, NaCl, जल बनाएगा, और साथ में क्या निकलेगी, CO2 गैस। तो इस निकास नली के माध्यम से जो वो CO2 गैस है वो कहाँ पर आ जाएगी, इस चूने के पानी में। वहाँ पर वो किसके साथ अभिक्रिया करेगी, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और अभिक्रिया में क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो किसके रूप में आपको नजर आएगा, सफ़ेद अवक्षेप के रूप में, मतलब के वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में। तो यहाँ पर आपके पास अभिक्रिया हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो सफ़ेद रंग के अवक्षेप के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, कहाँ पर, इस परख नली में। अब ये कैसा है, अघुलनशील होता है, किसके अंदर, जल के अंदर, इसीलिए ये क्या होता है, इस परख नली की तली में यहाँ पर बैठ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा मात्रा में भी पास नहीं करना, किसमें से, इस चूने के पानी में से, क्योंकि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा मात्रा में इस घोल में से पास करोगे, गुजारोगे, तो आपके पास ये जो सफ़ेद अवक्षेप बन रहा है ये आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये किस में बदल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर। और जो ये कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये पानी के अंदर कैसा होता है, घुलनशील। अब घुलनशील होगा तो ये इस तरह से अवक्षेप के रूप में नहीं आएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल से प्रवाहित करेंगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाएगा, जो पानी के अंदर घुलनशील होता है, और उस कारण आपको श्वेत अवक्षेप नहीं प्राप्त होगा।
तो आप इस अभिक्रिया को कैसे लिखोगे? हम उसी घोल में से गुजार रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक। तो क्या होगा यहाँ से? CaHCO3 ट्वाइस, ये बन जाएगा जो जल में क्या होता है? घुलनशील। अगर अब हम इस पूरी अभिक्रिया को देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि धातु के जो कार्बोनेट हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये दोनों अभिक्रियाएं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर पूछा जाता है कि क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कम मात्रा में हम प्रवाहित करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घोल में से, या फिर पूछ लेंगे कि अगर आप उसको अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे तब क्या होगा। अगला हमारे पास जो गुण आएगा धातु का वो क्या आएगा? अम्ल का क्या आएगा कि जो अम्ल है वो किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से। और जब वो धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे अम्ल, तो इसी रूप में करेंगे। सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा? धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जैसे मैं इसमें एक उदाहरण लेकर चलूँ, मैंने लिया यहाँ पर सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट और उसकी अभिक्रिया किससे करवाई? HCl अम्ल से। तो वो आपको क्या देगा? लवण बनाएगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उत्सर्जित होगी और साथ में क्या निकल जाएगा? जल। दोबारा से, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ से मिली है, इसको आप कैसे पता लगाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर निकल रही है? तो हम इसको किस में से गुजार के देखेंगे? सेम जैसे अभी हमने पीछे किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल में से गुजार के देखेंगे। और अगर वहाँ पर क्या बन जाएगा? सफ़ेद रंग का अवशेप बनेगा, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर निकल रही है। अगर वो सफ़ेद रंग का अवशेप आपको नहीं प्राप्त होता तो इसका मतलब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बन रही। इसमें भी फिर वही होगा कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा मात्रा में यहाँ से प्रवाहित करेंगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना वो किस में बदल जाएगा? कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जो पानी के अंदर कैसा होगा? घुलनशील। और जो श्वेत आपके पास यानी कि सफ़ेद रंग का अवशेप बन रहा था वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि धातु के कार्बोनेट की और हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ एक जैसी सी होती है। अगली हमारे पास प्रॉपर्टी है अम्ल की कि अम्ल अक्षारक के साथ अभिक्रिया करता है। अगर मैं इसको सिंपल सी फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? अम्ल अक्षारक के साथ अभिक्रिया करके आपको क्या देगा? लवण और जल। और जो ये अम्ल की अक्षारक के साथ अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम नाम क्या देते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपके पास ये लवण बनेगा और जल बनेगा, इसमें ना अम्ल के गुण होंगे ना अक्षारक के गुण होंगे। मीन्स ना तो वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। वो कैसा होगा? उदासीन, मतलब कि कैसा होगा? न्यूट्रल। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते, अम्ल में हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, अक्षारक में हमने लिया NaOH को। यहाँ से Na और Cl आपस में जुड़ जाएगा और क्या बना देगा? NaCl लवण। और H और OH आपस में जुड़ जाएगा और वो क्या बना देगा? H2O। तो इस अभिक्रिया में ना एसिड रहा ना बेस रहा, आपको क्या मिल गया यहाँ पर? लवण। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम इसको अगर प्रयोगशाला में करके देखें तो हमने क्या ली? एक फ्लास्क के अंदर हमने क्या ले लिया? NaOH। हमने इसकी मात्रा ले ली कि हमने इसको लिया है 5 ml और इसके अंदर हमने किसको डाल रखा है? फिनोफ्थलीन सूचक को। सूचक क्या होते हैं? जो आपको अलग अलग बताते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। मतलब इनका अलग अलग
नेचर रहेगा, अलग अलग इनका प्रकार रहेगा, किसके अंदर, एसिड के अंदर और बेस के अंदर। जैसे फिनोफ्थलीन जैसे ही आप NaOH के अंदर डालते हो तो इसका रंग बदल जाएगा, कैसा, गुलाबी रंग का। लेकिन जब आप फिनोफ्थलीन को किसके अंदर रखते हो, एसिड के अंदर, तो इसका रंग नहीं बदलेगा, वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस, मतलब कि रंगहीन हो जाएगा। तो अब आपने क्या किया, फ्लास्क ली, फ्लास्क में 5 ml आपने NaOH रखा, तो उसका, और उसमें साथ में क्या डाल दिया, फिनोफ्थलीन, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी। अब आपने क्या करना है, एक एक बूंद करके टेस्ट ट्यूब की सहायता से, यानी कि परख नली की सहायता से या फिर ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद करके आपने इसके अंदर क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को डालना है। तो हम क्या देखेंगे, कुछ टाइम के बाद जब उसमें 5 ml तक ही क्या डल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जो उसका गुलाबी रंग था वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वहां से डिसअपियर, मतलब कि गुलाबी रंग से वो कैसा हो जाएगा आपके पास, रंगहीन। तो आपको क्या बताती है ये अभिक्रिया, कि अब वहां पर क्या हुआ कि जितना वहां पर अक्षारक था उसको किसने उदासीन कर दिया, अम्ल ने, और आपके पास क्या बना दिया, लवण और जल। अब जैसे ही आपके पास लवण और जल बनेगा तो वहां पर ना आपके पास अम्ल रहेगा, ना आपके पास अक्षारक रहेगा, तो जो कलर था वो वहां पर क्या हो जाएगा, कलरलेस। अब हम बात करते हैं अम्ल की धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया, धात्विक ऑक्साइड लिया मैंने कॉपर का ऑक्साइड। कॉपर का ऑक्साइड कैसा होता है, काला, मतलब कि उसका रंग कैसा होगा, काला। उसके अंदर मैंने अम्ल डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जल, और साथ में यहाँ से लवण के रूप में क्या निकल जाएगा, कॉपर का क्लोराइड। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हो गई, आपने शुरू में जो कॉपर ऑक्साइड लिया वो काले रंग का था, जैसे ही अभिक्रिया होगी तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, जो किस रंग का बनेगा आपके पास, नीले हरे रंग का। तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में अभिक्रिया हो चुकी है। इस अभिक्रिया को भी अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हुआ, ये आपके पास अम्ल था, अम्ल ने इस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की, अभिक्रिया की, और क्या बना दिया, लवण और जल। तो ये भी तो वैसे ही नजर आ रही है कि अम्ल की अक्षारक के साथ आपने अभिक्रिया की और क्या दे दिया, लवण प्लस जल। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं जो धात्विक ऑक्साइड आपके पास होते हैं वो कैसे होते हैं, अक्षारीय नेचर के। अब जैसे अम्ल ने अभिक्रिया की किसके साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ, वैसे ही ये अभिक्रिया किसके साथ करता है, धातु के हाइड्रोक्साइड्स के साथ। अब इसमें मैंने उदाहरण लिया धात्विक हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल से करवाई, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही आपने लिया यहाँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, लवण MgCl2, और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। अगर हम इस अभिक्रिया को ध्यान से देखें तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका कैसा नेचर है, अक्षारक है, हाइड्रोक्लोरिक आपके पास क्या है, अम्ल। तो ये जो अभिक्रिया है ये भी किसका उदाहरण हो सकती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या था, अम्ल और अक्षारक की अभिक्रिया से आपके पास क्या बनता है, लवण, और साथ में क्या निकल जाता है, जल। इस अभिक्रिया को अगर हम देखते हैं तो कहाँ पर इसका यूज़ है, उपयोग कहाँ पर है। मैंने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो हमें किस चीज़ की शिकायत हो जाती है, अपच की, बदहजमी की, खट्टी डकारें आना स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम हम क्या कहते हैं कि जो हमारा स्टमक है, मतलब कि जो हमारा पेट है, उसके अंदर
उसके अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा सिक्रीट हो जाती है? HCl की, यानी कि अम्ल की। उस अम्ल को उदासीन करने के लिए हम कौन सी दवाइयाँ लेते हैं? एंटासिड। कौन सी दवाइयाँ लेते हैं वहाँ पर हम? जो ये एंटासिड दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका भी मैंने क्या बताया वो कैसा है? अक्षारक है। तो वो जो हमारे पेट के अंदर ज़्यादा HCl जमा हो गया है उसके साथ अभिक्रिया करके उसको किस में बदल देता है? लवण और जल में, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी से, अपच से क्या मिल जाती है? राहत। क्योंकि जब ज़्यादा HCl सिक्रीट होता है हमारे स्टमक के अंदर बनता है तो पेट के अंदर दर्द और जलन होने शुरू हो जाती है। उस दर्द और जलन से छुटकारा पाने के लिए हम किसको उपयोग में लाते हैं? एंटासिड्स दवाइयों को, जिनके अंदर कौन सा हमारे पास सॉल्ट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका नेचर कैसा होता है? अक्षारक। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।